नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, बचपन एक ऐसी अवस्था होती है जहां हर एक बच्चे को लाड़ प्यार के साथ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान समय में पूरी दुनिया में बच्चों के साथ कई तरह के शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। कारण जहां एक और बच्चे उसका विरोध नहीं कर पाते, वहीं हम उन बाल अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। हमें नहीं पता कि संविधान में बच्चों को भी अधिकार दिए गए हैं। तो आज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकार संरक्षण, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में एडवोकेट सुपर्णा बिस्वास। सुपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो सुपर्णा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि जो हमारा आज का विषय है वो खुद ही परिचय करा रहा है कि हम बाल अधिकारों की बात करेंगे। बच्चों के हित में क्या संविधान में लागू किया गया है उस पर बात करेंगे। तो एज़ पर लॉ सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाल अधिकार क्या हैं और बच्चे किन्हें कहेंगे। एग्जैक्टली सबसे पहले बताया बच्चे किसे कहेंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कभी लगता है 0 to 5 उम्र के जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चों की कैटेगरी में आता है, कभी लगता है 0 to 14, कुछ लोगों को लगता होगा अप टू 16 बच्चे हैं, उसके बाद वो मेजर है। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को एकदम स्पेसिफाई कर दिया, हु आर चिल्ड्रन एज पर लॉ। तो कानून की नज़र में बच्चा कौन है? तो कानून की नज़र में 0 से लेके 18 एज तक के सभी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो बच्चे हैं। अगर उन्हें 18 कंप्लीट करने में एक दिन भी बाकी है तब भी कानून की नज़र में वो बच्चे ही है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइल्ड राइट्स क्या है, बच्चों का अधिकार। देखिए, बच्चों के अधिकार के बारे में बात करने के लिए हमें थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड के बारे में जानना ही होगा। मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगी थोड़ा सा UNCRC के बारे में। UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की राइट्स के लिए ये एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी हुई थी। ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी में मोर देन 190 कंट्री ने साइन किया था एंड इंडिया वाज वन अमॉन्ग्स देम। हमारे देश ने भी इस ट्रीटी में साइन किया हुआ है। ये ट्रीटी जो है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ही ये ट्रीटी बनाई गई है। इस ट्रीटी में बच्चों का स्पेशल इंटरेस्ट, उनका प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस ट्रीटी को तैयार की गई है। ट्रीटी में कुछ स्पेशल राइट्स बच्चों को दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी है, फंडामेंटल राइट्स है। अदर देन ह्यूमन राइट्स कुछ स्पेसिफिक राइट्स बच्चों को दी गई है जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन सेंस उनका मानसिक, शारीरिक, उनका सोशोलॉजिकल, हर तरह का डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स बहुत ज़रूरी है। और इस राइट्स के साथ ही बच्चों को एक खुशहाल बचपन मिल सकता है, और जैसे हम जानते हैं खुशहाल बचपन ही एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक राइट्स दिया गया है, दे आर चाइल्ड राइट्स। तो जैसे आपने बहुत सारे अधिकारों की बात करी, तो अगर 4 मुख्य अधिकारों की बात करें तो वे कौन से हैं? जी, ये जो 4 मुख्य अधिकार दिए गए हैं, इसी में बाकी सारे अधिकार आ जाते हैं। तो ये 4 मुख्य अधिकार में सबसे पहले आता है राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीने का अधिकार। तो ये जो राइट टू सर्वाइवल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग राइट है। देखिए, इस राइट को बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे मिल जाता है। उसे दुनिया में आने से पहले राइट टू सर्वाइवल यानी जीने का अधिकार मिल जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब से उसको ये राइट मिलता है। यानी कि किसी बच्चे को पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में अगर मार दिया जाए तो ये राइट टू सर्वाइवल का वायलेशन हुआ। ऐसे केसेस हम जानते होंगे, हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारा यूटी बहुत सेफ है, यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। लेकिन देश के बाकी बहुत जगह से हम टीवी में देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये पता लगाया जाता है पेट में बच्चा है, लड़का या लड़की, एंड लड़की होने से कई जगह पे उसे पेट में ही मार दिया जाता है। तो इनका जो ये राइट टू बी बॉर्न, ये जो उनका अधिकार है, ये वहाँ इसका हनन हुआ वहाँ पे। तो इसीलिए ये राइट बच्चों को दिया गया है ताकि वो सेफली इस दुनिया में आ सके। तो राइट टू सर्वाइवल में जो जीने का अधिकार, उसमें आता है सेफली पैदा होने का अधिकार, उसके बाद में राइट टू फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एंड डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का अधिकार। और एक ऐसा अधिकार है, फर्स्ट राइट, इसके बगैर बाकी राइट्स एंजॉय नहीं किया जा सकता। जब सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो बाकी राइट्स कहाँ से आएंगे। एंड जो नेक्स्ट राइट है, दैट इज़ राइट टू डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा सेफली दुनिया में आ चुका है, अब उसका डेवलपमेंट का अधिकार। तो डेवलपमेंट में इसका एजुकेशन आता है, उसका हेल्थ केयर आता है, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टेट का काम है कि वो देखे, स्टेट यानी गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे हर एक बच्चा जो है उसको एजुकेशन मिल रहा है, उसको हेल्थ केयर मिल रहा है, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है। एंड जो थर्ड राइट है, दैट इज़ प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन। अब किस चीज़ से प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन। जैसे पहले कहा गया है बच्चे को स्कूल जाना है,
अब ऐसा नहीं स्कूल में ऐसा कुछ रूल रख दे कि यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे आ सकते हैं या यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक ये ग्रुप के बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, ये सोसाइटी से बिलोंग करते उन्हीं को दिया जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो स्किन कलर, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सबसे जो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। एंड फोर्थ एंड द लास्ट राइट है राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेट करने का अधिकार, भागीदारी का अधिकार कहते हैं इसको। ये है कि बच्चे को बोलने का अधिकार दिया जाए, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे कि बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है, उसका अपना ओपिनियन इस बारे में क्या है। ये इसलिए कि ये जो ट्रीटी है इसका मानना है चाइल्ड आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का प्रॉपर्टी नहीं है, सोसाइटी के प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोई उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकता, मतलब उनको भी अपने हक में बोलने का अधिकार दिया जाए, दैट इज़ राइट टू पार्टिसिपेशन। तो जैसे ये आपने 4 अधिकार बताए कि एक तो बच्चे को दुनिया में आने का अधिकार है, उसके बाद दूसरा बच्चे को जीने का अधिकार है, बच्चे को अपने तरीके से कपड़े पहनने का, तीसरा आपने जो अधिकार बताया कि बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चौथा आपने ये बताया कि राइट टू पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी का अधिकार। तो क्या कहा जाए, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बच्चे जो है वो अपना ओपिनियन वो अपने पेरेंट्स पर थोप सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राइट टू पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को डिक्टेट करेंगे। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, मैं खुद एक टीनेज बच्चे की माँ हूँ। अक्सर बच्चे ऐसी चीज़ की मांग करते हैं जो उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। ऐसे टाइम में तो पेरेंट्स उनको ये चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ में पार्टिसिपेशन का मतलब ये था डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी ऐसे टॉपिक में डिसीजन जो बच्चों से रिलेटेड है। जैसे 0 to 18 बच्चे हैं। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक 2-3 साल के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है, तो इतना छोटा बच्चों का ओपिनियन देने का डेवलप नहीं होता, तो वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि उसे किस स्कूल में एडमिशन चाहिए, रदर प्ले ग्रुप में। लेकिन अगर आप एक 10-12 साल के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपका स्कूल चेंज करना है, आपको नए स्कूल में डालेंगे, वो ज़रूर अपना ओपिनियन देगा कि वो स्कूल चेंज करना चाहता भी है कि नहीं, या सिटी के किस स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहता है। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो बच्चे से ज़रूर पूछिए उसको कोई दिक्कत तो नहीं, आपके घर शिफ्ट करने से उसका माहौल शिफ्ट हो जाएगा, उसका स्कूल, उसका फ्रेंड्स, उसके ट्यूशन, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार पेरेंट्स को लगता है हम उनके हित में ही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम हो सकता है हम बच्चे को ड्राइंग में एडमिशन करवा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चा मार्शल आर्ट में जाना चाहता है, हमें लगता है हमने उनके लिए सही सिलेक्ट किया, लेकिन वो हमें सोचना होगा दे आर नॉट आवर प्रॉपर्टी, उनको बोलने का हक है। ऐसे मामलों में उनका ओपिनियन ज़रूर लीजिए, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल कीजिए, ये है राइट टू पार्टिसिपेशन। अच्छा, जैसे बच्चों को तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आपने बताया, तो बहुत से अधिकार बने हैं जो लोगों के हितों में काम करते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए अलग से इन अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये बाकी जो है न्याय व्यवस्था से या बाकी अधिकारों से अलग है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये माइंड में आ ही सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, ह्यूमन राइट्स है, बच्चों को भी हक है उस अधिकारों का, फिर उन बच्चों के लिए अलग से अधिकार की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। बच्चा जब पहले दुनिया में आता है, राइट टू बॉर्न जैसे मैंने कहा, तो बच्चे किस पे डिपेंड होते हैं? अपने पेरेंट्स पे। जब वो पैदा होता है अप टू द एज ऑफ 18, जब तक वो मेजर नहीं बन जाते, एडल्ट का कैटेगरी में नहीं आते, तब देखिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ही रहते हैं पेरेंट्स पर। तो इस वक्त क्या होता है, बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, ये एक तरह से कंट्रोलिंग पावर एडल्ट के हाथ में होता है। अब जैसे हम और आप जानते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कुछ पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल के बदले फैक्ट्रीज़ में भेजे, रेलवे स्टेशन में भीख मांगने भेजे, सब्जी बिक्री करने भेजे, तो कुछ नहीं किया जा सकेगा, बच्चे अपने हक में आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। वो उस वक्त वो पेरेंट्स ही बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए राइट टू कंपलसरी एजुकेशन का हक उनको दिया गया है। इसीलिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया है, ताकि लड़कियों को कम उम्र में शादी ना करवाई जाए। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारे सोसाइटी में। इसको हम लोग एक माइनर या वीकर सेक्शन भी कह सकते हैं, मतलब एक सॉफ्ट टारगेट होता है किसी भी तरह का क्राइम का। आप इंडिया का क्राइम रेट देखेंगे, इसमें जो चाइल्ड अब्यूज़ का केस अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम, नॉट 100%, मैक्सिमम केसेस में वो उनके द्वारा होता है, एक्यूज्ड जो होता है वो कोई जानता वाला इंसान ही होता है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, मामा, चाचा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स या स्टेप पेरेंट्स या स्टेप ब्रदर्स, ऐसे होता है। कई बार पड़ोसी होते हैं। तो ऐसे मामले में क्या होता है, विद इन द फैमिली शोषण होता है और ये बात बाहर नहीं आती,
क्योंकि बच्चों को पता नहीं हमें अप्रोच कैसे करना है। अब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमें पता है कि हमें क्या स्टेप लेना है, किसको अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है हम जानते हैं, क्योंकि हम मेजर हैं, हम एडल्ट हैं। और जो बिलो 18 के बच्चे होते हैं उनका मन भी बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उनको अपने हक के बारे में मालूम नहीं होता कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जो राइट्स अलग से दी गई है। तो हर कानून का जैसे अपना एक सिद्धांत होता है और कुछ नियमों के अंतर्गत ही वो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो अगर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो इनके नियम क्या हैं? जी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको ये नियमों के अंदर रह के ही काम करना होगा। ये प्रिंसिपल्स मतलब ये प्रिंसिपल इसलिए दिया गया है, इसमें भी चाइल्ड के भलाई के बारे में सोचकर ये प्रिंसिपल दिया गया है। तो चाहे कोई भी इंसान, आप और हम भी अगर किसी बच्चे को मदद करना चाहे, चाहे कोई सोशल वर्कर हो, चाहे कोई पुलिस यूनिट में से कोई हो, चाहे कोई चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से हो, कोई भी हो, जो भी स्टेक होल्डर्स है चाइल्ड प्रोटेक्शन के, वो जब किसी बच्चे का केस को डील करेंगे तब उनको सबसे पहले प्रिंसिपल में ये ध्यान रखना होगा, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज़। केस को डील करते हुए किसी भी स्टेज में आपको लगता है बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है, भले ही वो अब्यूज़ करने वाला इंसान कोई हो, उसका फैमिली मेम्बर हो, सोसाइटी का कोई नामी इंसान हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट को होल्ड करे, कुछ भी करे, उसकी तरफ कोई भी उसको जो है कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाएगा बच्चों के शोषण के खिलाफ। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है, आपको बच्चे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा। जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात चल रही है, केस कुछ भी हो, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, सिचुएशन कैसा भी हो, बच्चा फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड जो थर्ड है वो है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करते वक्त आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, बच्चे का केस से लेके केस ख़त्म हो जाने तक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाना होगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चों को कंफर्टेबल फील हो, ऐसे अप्रोच के साथ आप बच्चे को डील करना होगा। एंड फोर्थ एंड द लास्ट एंड बहुत जो इम्पोर्टेंट है, आपको बच्चे को अवेयर करना होगा। उसे पता होना चाहिए उसके साथ जो गलत हुआ है वो क्या है, उसके अगेंस्ट में वो कैसे आवाज़ उठा सकता है, यानी कि उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना होगा। ये 4 सिद्धांतों को लेके हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने अब्यूज़ की बात करी कि जो बहुत सारे बच्चे बाल उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए बच्चों के लिए? जी, जब भी ऐसा कुछ होता है, पेरेंट्स को पहले समझना होगा कि उनके बच्चों के साथ में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, स्कूल में हुआ है, घर में हुआ है, पड़ोस में हुआ है। सबसे पहले वो अपना बच्चे को कंफर्टेबल फील कराए, उसे मोरल सपोर्ट दे। मोरल सपोर्ट से ऊपर कुछ नहीं। गवर्नमेंट कितनी भी स्कीम बना ले, एक्ट दे दे, आप अपने बच्चे के बारे में जितना जानेंगे वो कोई नहीं जान सकता। तो बच्चे को आपको मोरल सपोर्ट देना होगा, उससे समझना होगा कि कहाँ पे उसके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। एंड देन तुरंत बिना छुपाए आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन जाना है, आप ओवर द फ़ोन भी कंप्लेन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द केस, वो किस तरह का केस है। अगर वो पॉक्सो विक्टिम है तो उसको रात को 12 बजे उठा के आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओवर द फ़ोन कंप्लेन कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको कोई मदद नहीं मिल रहा है तो आप सीधे से कोई सोशल वर्कर का हेल्प ले सकते हैं, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का हेल्प ले सकते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तीनों में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, आप उनको बता सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्प ले सकते हैं। ये सभी स्टेक होल्डर्स आपको मदद करेंगे। बाल अधिकार के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है? जी, अभी तक हमने जितना भी एक्ट एंड लॉ के बारे में कहा वो सब वो कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविज़न के बेसिस में ही बना हुआ है। जैसे बच्चों को पढ़ाई का अधिकार, बाल शोषण के अगेंस्ट में उनको रोकथाम के अधिकार, जो भी बताएगी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी है जिस पे बच्चों का भी हक है। अदर देन दिस, जैसे कि आर्टिकल 21A में बताया गया है बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी बन गई, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं अपने एरिया के। देन आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉइंग एनी चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, हैजार्डस जगह में, जैसे लाइफ रिस्किंग जगह है वैसे जगहों पर बच्चों को काम में नहीं लगवाई जाएगी। और अगर ये पाया गया कि कोई एम्प्लॉय कर रहा है अपनी जगह में, हमारे अंडमान में नहीं देखा जाता ज़्यादातर, लेकिन दूसरे जगह में देखेंगे आप बच्चों से फैक्ट्रीज में, माइंस में काम कराया जाए। रिस्की जगह में जहाँ बड़ा को उतारा नहीं जा सकता वहाँ बच्चों को उतारा जा रहा है, फायर वर्क्स बनवाए जा रहे हैं, ये जो मैच स्टिक्स है ये बनवाया जा रहा है। इससे सिर्फ उनका बचपन नहीं, पूरा ज़िंदगी ही यहाँ में स्पॉइल हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसा अगर पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट कानून है और ये हमारे संविधान में ही है। इसके सिवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो एक मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में,
जिसमें स्टेट को ये पावर दिया गया कि रूल्स बनाएं, बच्चों के फेवर में रूल बनाएं, उनका डेवलपमेंट के लिए रूल बनाएं, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एक सोसाइटी बच्चे को दे, चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी जहाँ बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो सके। ऐसे रूल्स बनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनकी मॉनिटरिंग करें कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अच्छा, बाल सुरक्षा से संबंधित कुछ एक्ट्स भी बनाए गए हैं जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बहुत से एक्ट्स हैं, कुछ पहले के हैं, कुछ रिसेंटली बने हैं। अगर मैं सभी एक्ट्स के बारे में बोलना चाहूँ तो वो हमारा टाइम शायद हमें परमिट नहीं करेगा। जो मेजर एक्ट्स है, सबसे पहले मैंने शायद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में एक लाइन कहा था। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ टोटली मिले हुए, एक को दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चों के लिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है CNCP, यानी कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी वो बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो किनको ज़रूरत है? ऑर्फन बच्चे जिनका कोई नहीं है। जैसे कि कुछ सालों पहले जो कोविड में बहुत बच्चों ने अपना पेरेंट्स खोए, पेरेंट्स ने बच्चों को खोया, ऐसा कोई भी डिज़ास्टर से या किसी भी तरह से अगर बच्चे ऑर्फन हैं तो वो CNCP कैटेगरी में आएगा, यानी बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। पॉक्सो केसेस के जो विक्टिम हैं उनको भी आप CNCP कह सकते हैं। ये एक कैटेगरी का बच्चा है जिसके बारे में JJ एक्ट में कहा गया है। दूसरा बच्चा है CCL, मतलब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब बच्चे जो कानून के विरुद्ध जाकर काम करते हैं। इसको JCL भी कहा जाता है, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। आप जैसे कोई बड़ा कोई क्राइम करता तो आप उसको एक्यूज्ड बोलेंगे, पर बच्चों को एक्यूज नहीं बोला जाएगा। JJ एक्ट में यही कहा गया है, बच्चों को बोला जाएगा JCL, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो थ्रू आउट द ये JJ एक्ट यही बताया गया है ये 2 कैटेगरी के बच्चों को कैसे डील करना है। अगर बच्चे ने क्राइम किया है, आप जैसे किसी बड़े ने क्राइम किया तो उसको क्या होएगा, हथकड़ी पहनाई जाएगी, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, देन उनको अगर पनिशमेंट होगा तो जेल में रखा जाएगा। बच्चे के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि अप टू द एज ऑफ 18 वो बच्चे हैं तो उनको सुधरने का मौका देना चाहिए, तो उनको हथकड़ी पहना के कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, उनको जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जो कि बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, वहाँ में उनको लेके जाया जाएगा। और अगर उनको आगे रखना है तो उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, दैट इज़ जुवेनाइल होम, बच्चों के लिए बनी हुई होम, जहाँ में उनको सुधारा जाएगा, उनको ऐसे काम कराया जाएगा, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग कर दिए, कुछ छोटा मोटा काम। वहाँ रहते हुए बच्चा स्कूल में भी जा सकता है, एग्ज़ाम्स भी लिख सकते हैं। मतलब बच्चे को ये महसूस नहीं करवाया जाएगा कि यू आर क्रिमिनल, आपको सुधरने का मौका वह गवर्नमेंट देती है 18 तक। तो ये है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के लिए। और जो है जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रेजेंट की जाएगी, उनको रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचा जाएगा। तो इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 में एक्ट आई थी। इस एक्ट में बच्चों को किसी भी तरह का शारीरिक उत्पीड़न, मोलेस्टेशन, एब्यूज़, ये सबसे प्रोटेक्शन दिया जाता है और इस तरह के केसेस को डील किया जाता है। अब जैसे कि पहले भी ये क्वेश्चन आया, जब पहले से एक्ट है प्रोटेक्शन के लिए, फिर बच्चों के लिए चाइल्ड अब्यूज़ के लिए अलग से क्यों? देखिए, एक बड़े के साथ में सिंपल लैंग्वेज, वो एक किसी के साथ अगर रेप होता है तो उसके लिए IPC में सेक्शन है, उसको कैसे देखना है। लेकिन जब एक बच्चे का साथ ये होता है तो उसके लिए कानून अलग से बनाया हुआ है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ एब्यूज़ होता है तो उसको रात को, दिन को, किसी भी वक्त, वो ऑलरेडी मेंटली डिप्रेशन में रहता है, तो उसको कुछ सिक्योरिटी देना है, राइट्स है उसका कि उसको ना बुलाया जाए पुलिस स्टेशन में। अगर वो जाने के हालात में नहीं हो, नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तो अपने घर में बैठ के सिर्फ पुलिस को एक कॉल किया जाएगा कि ऐसा केस है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है? जी, 18, अप टू द एज ऑफ 18। तो जो है पुलिस उनके घर में आएंगे और उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे। जैसे पुलिस अपना यूनिफॉर्म, हाथ में एक डंडा लेके नहीं आएगी। जो SI रैंक के पुलिस है, मिनिमम उनको SI रैंक का होना होगा, वो जो है आपके हमारे तरह इस तरह सिविल ड्रेस में बच्चे के घर में जाएंगे। अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों के बीच में बिठा के बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा, कोई नहीं रहेगा। बच्चा अगर अपना पेरेंट्स को अपना साथ चाहे तो पेरेंट्स रहेगा, वहीं बैठ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह का केस को कभी भी मीडिया के सामने नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये मैं हमेशा पेरेंट्स को बताना चाहूँगी आपके थ्रू से, आपके प्रोग्राम के थ्रू से। आप ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे की बदनामी हो जाएगी, स्पेशली लड़की बच्चों का आगे चल के शादी कराने में बहुत दिक्कत होगी, एक जिसको कहते हैं स्टिग्मा लग जाएगा हमारे बच्चे के ऊपर। ऐसा नहीं है। ये अगर उसको बताते हैं मीडिया को तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, उनको इसके लिए भी पनिशमेंट होएगी। तो पॉक्सो एक्ट में किसी भी तरह का
इस तरह का शारीरिक उत्पीड़न से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके सिवा जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में हमने कहा, प्रोहिबिशन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसा पाया जाता है, ऐसे जगहों पे काम करवाया जा रहा है, अगर उसकी कंप्लेन कर दी गई तो जिसने भी उनको काम में लगा है उनको पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो शायद हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में ज़ीरो है, ऐसे केस तो बहुत कम ही देखे जाते हैं। लेकिन अगर होता है, लड़की का उम्र 18 एंड लड़का का उम्र 21 से कम है और उनकी शादी करवाई जा रही है, या दोनों में से किसी एक का भी एज कम है, उनकी शादी करवाई जा रही है, तो ये शादी जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। साथ में अगर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होकर शादी करवा रहे हैं तो पेरेंट्स के अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन जो शादी में पंडित जी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, जो शादी करवा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में भी मतलब कार्रवाई होगी। इस तरह कहने का मतलब सारे जो एक्ट्स बनाए गए कहीं ना कहीं बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि बच्चों ने कोई क्राइम किया है। बच्चों को सुधरने का मौका देती है जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं। अब जाते जाते, क्योंकि समय की कमी है, जाते जाते बाल अधिकार के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वजह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। जी, सबसे पहले मैं कुछ संदेश पेरेंट्स के लिए देना चाहूँगी एंड बच्चों के लिए। देखिए, आप लोग पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, पहले भी मैंने कहा है कि एक्ट से, रूल से गवर्नमेंट अपने तरफ से काम कर रही है, लेकिन आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो प्लीज़ अपने बच्चे की मॉनिटरिंग कीजिए। मॉनिटरिंग इन सेंस, बच्चे में अगर किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो देखिए, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता या किसी खास इंसान को अवॉइड कर रहा है, उसका कोई टीचर को, किसी रिलेटिव को अवॉइड कर रहा है, तो जानने की कोशिश कीजिए इसके पीछे की वजह क्या है। हमेशा ये मत सोचिए कि उसने होमवर्क नहीं किया इसलिए शायद स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब वो क्या कहना चाहता है सुनिए, उसको मोरल सपोर्ट दीजिए। सबसे पहले उसको ये बताइए जो भी उसके साथ हुआ है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ज़रूर आवाज़ उठाइए। ये जान के रखिए, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया तो वो इंसान की हिम्मत बढ़ जाएगी, वो दोबारा ये चीज़ कर सकते हैं आपके बच्चे के साथ, कल को किसी और बच्चे को विक्टिम बना सकता है। तो ज़रूर आवाज़ उठाइए और ये जानिए कि अपने आप को अवेयर कीजिए, बच्चे को अवेयर कीजिए राइट्स के बारे में। लास्ट, बच्चों को बताना चाहूँगी, बहुत सारे राइट्स है आपके बारे में, आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा, गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता होगा। हमेशा बैड टच को नो बोलना सीखिए, और इतना स्ट्रिक्टली नो बोलिए कि दोबारा हिम्मत ना हो उसकी। खुद को अवेयर रखिए, अपने आसपास सबको अवेयर रखिए। अपना फ्रेंड के साथ भी ऐसा होता है तो उसको हेल्प कीजिए, इस बात को बड़ों के सामने लाया जाए, किसी एडल्ट के सामने लाया जाए। अगर आप स्कूल में रहते हो, आपके साथ मॉलेस्टेशन होता है, अपने टीचर को बताइए, अपने प्रिंसिपल को बताइए। अगर घर में है तो अपने पेरेंट्स को बताइए। कई जन हॉस्टल में रहते हैं, जो भी उनका केयर गिवर है उस वक्त उनको बताइए। अगर आप विद इन द स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल में अंडमान में भी पॉक्सो का बॉक्स लगा होगा जिसमें आप चिट्ठी डाल सकते हैं, आप अपना कंप्लेन उसमें डाल सकते हैं कि आपके साथ अब्यूज़ क्या हुआ है। स्कूल में नहीं, कहीं बाहर भी अब्यूज़ हुआ तो आप पॉक्सो बॉक्स में जो है एक लेटर डाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, इसका मिसयूज़ नहीं करिएगा कि किसी टीचर ने आपको डांटा, आपने एक गलत कंप्लेन डाल दिया। तो यू हैव टू एन्जॉय योर राइट्स, पर इस राइट्स का मिसयूज़ मत करिए। तो सुपर्णा जी, आप कार्यक्रम में आई और बाल अधिकार से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दर्शकों, बच्चों के लिए संविधान में बहुत सारे उनके अपने अधिकार दिए गए हैं, जिनके ज़रिए वो आगे जो जितनी सारी संभावनाएं जो उनके साथ होती हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से जो उन्हें पीड़ा सहनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मददगार हो जाती हैं। बस ज़रूरत है तो उस अधिकार को जानने की और समझने की। कानून की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।